चश्मों के जैसी मीठी है, कराकरम के पहाड़ों के जितनी ऊंची है, ऐसी है दोस्ती के फलक भी करे है नाज। रिश्ता है ये हमारा नए दौर का आगाज। पाक चीन दोस्ती जिंदाबाद, पाक चीन दोस्ती जिंदाबाद। पाक चीन दोस्ती जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम अपना अपना गिरेबान में मतीउल्लाह जान। आपने देखा कि चीन के सदर आज अपना दौरा ख़त्म करके तो वापस चले गए हैं, मगर उनके दौरे के असरात बहुत दूररस हैं। न सिर्फ पाकिस्तान की मईशत के लिए, न सिर्फ खित्ते की सियासत के हवाले से, मगर दुनिया की जो सुपर पावर्स हैं वो भी देख रही हैं कि चाइना पाकिस्तान के रास्ते पूरी दुनिया में किस तरीके से अपना सियासी असर रसूख और माशी असर रसूख बढ़ा रहा है। ये मामला सिर्फ पाकिस्तान की हद तक नहीं या पाकिस्तान के पड़ोसी मुल्क भारत के लिए ही परेशान कुन नहीं, बल्कि अमेरिका और यूरोप भी ये देख रहा है कि चीन किस तरह अपनी माशी ताकत के साथ जो है आहिस्ता आहिस्ता फैल रहा है दुनिया में। और ख़ासकर पाकिस्तान के अंदर जो 46 अरब डॉलर की सरमायाकारी के जो मुआहदे और समझौते हुए हैं, उसके बाद चीन के हवाले से दुनिया जो है वो नए नए तज्जियात कर रही है। हम सब जानते हैं कि चीन बहुत तेज़ी से फैलती हुई एक माशी ताकत बन चुकी है। चीन की अगर बैनुल-अक़वामी सरमायाकारी को देखा जाए तो BBC की एक रिपोर्ट के मुताबिक 2013 में चीन की 10 साला बैनुल-अक़वामी सरमायाकारी बढ़कर 140 अरब डॉलर हो जाएगी। और 2014 के पहले 6 माह के दौरान चीन ने बरतानिया में 24 अरब डॉलर की सरमायाकारी की। 2014 के पहले 6 माह में चीन ने फ्रांस में 11 अरब डॉलर की सरमायाकारी की। चीन ने अफ्रीका के 34 ममालिक में सरमायाकारी की, जिसमें सिर्फ नाइजीरिया में 21 अरब डॉलर के पैसा लगाया गया। अमेरिका की जो पाकिस्तान के लिए इमदाद थी वो इसके मुकाबले में बहुत अब छोटी लग रही है। अमेरिका ने 2010 से 2014 के दरमियान पाकिस्तान को कुल 5 अरब डॉलर की इमदाद दी, जिसमें 2 अरब डॉलर जो है इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए दिए गए। तवानाई के मंसूबे में अमेरिका ने सिर्फ 1500 मेगावाट का इजाफा करने का मंसूबा बनाया है। और कैरी लुगर बिल हम सब जानते हैं 7.5 अरब डॉलर का बहुत जिक्र होता रहा, मगर जिस ताख़ीर से और जिस सुस्त रवि से वो इमदाद पाकिस्तान तक पहुँची, आज बैनुल-अक़वामी तज्ज़ियाकारों को उसका कैरी लुगर बिल के तहत की इमदाद और चीन की जो सरमायाकारी है उसके दरमियान भी मुवाजना करने का मौका मिल रहा है। तो इस वक्त न सिर्फ ये कि चीन ने पाकिस्तान के अंदर इक़्तिसादी राहदारी के समझौतों के ज़रिए दुनिया को एक पैगाम दिया है, बल्कि पाकिस्तान ने भी अपने नाराज़ पड़ोसी मुल्क भारत को एक पैगाम दिया है। और वो पैगाम वाज़ेह है कि हम माशी तौर पे भी आगे बढ़ेंगे और अपने दोस्त मुल्क चीन का भी हर हाल में साथ देंगे। और भारत के अंदर भी काफ़ी शोर होगा है, और यकीनन भारतीय मीडिया जो है उसकी तरफ से जो खबरें आ रही हैं उनसे ज़ाहिर होता है कि भारत, जिसको ओबामा के उनके भारत के दौरे पर फ़ख्र था, और भारत जो कि चीन के सदर के दौरे पर भी बहुत नाज कर रहा था, अब जो चीन का दौरा हुआ है 40 अरब डॉलर के समझौते हुए हैं, भारत को वो अपने तमाम दौरे जो हैं वो उनको इतनी अहमियत अब नहीं लग रही जितनी अब इस चीन के सदर के दौरे से, पाकिस्तान के दौरे से सामने आए हैं। हम आज इसी मौजू पे बात करेंगे और हमारा फोकस ये होगा कि गवादर जो है आने वाले वक्तों में पूरी दुनिया की जो मईशत और इलाकाई जो सियासत है उसका एक महवर बनने जा रहा है, ये सब कैसे मुमकिन होगा। और इसी हवाले से आज हमारे साथ स्टूडियोज़ में मेहमान मौजूद हैं। मियां अब्दुल मनान साहब, रुकन कौमी असम्बली हैं हुक्मरान जमात मुस्लिम लीग नून के, उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं मुज़म्मिल हुसैन साबरी साहब जो सदर हैं चैम्बर ऑफ कॉमर्स इस्लामाबाद के, और उनके साथ तशरीफ़ फरमाए ब्रिगेडियर रिटायर्ड साद नज़ीर साहब दिफाई तज्ज़ियाकार हैं। बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का हमें ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले तो मनान साहब, एक तो आपको मुबारक हो, बड़ा कामयाब, और आज जिस तरीके से जॉइंट सेशन में तमाम सियासी जमातें मौजूद थी और बड़ा एक अच्छा समा था, मैं ख़ुद भी वहाँ पे मौजूद था, और ये बहुत कम ऐसा हुआ है कि इतने बार मुश्तरका पार्लियामेंट का इजलास हुआ, और ख़ासकर एक ऐसे तारीखी मोड़ पर कि जब पाकिस्तान की मईशत और पाकिस्तान की जो बैनुल-अक़वामी साख है वो एक नया रुख अपना रही है, एक नया चेहरा पाकिस्तान का दुनिया में सामने आ रहे हैं।
تو آپ کی جو پارٹی ہے وہ کس حد تک یہ سمجھتی ہے کہ اپنے اسی 2018 تک کا جو آپ کی مدت ہے حکومت کی، اس کے دوران ان تمام سمجھوتوں پر ایک قابل ذکر پیش رفت ہو سکے گی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ مطیع اللہ جان صاحب. سب سے پہلے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری جماعت سے زیادہ یہ پاکستان کی کامیابی ہے. پاکستان مضبوط ہوگا تو جماعتیں بھی مضبوط ہوں گی، سیاست بھی مضبوط ہوگی، ادارے بھی مضبوط. اور پاکستان پچھلے 68 سال سے جس طرح بلیک میل ہوتا رہا ہے سپر پاور سے، جیسے ابھی آپ نے فرمایا کہ دیے 5 ارب اور ہمیں گالیاں نکالی 50 ارب اور آپ کھاتے رہے اور پابندیاں لگائیں 500 ارب. پابندیاں کتنی لگائیں؟ 500 ارب. کہ ہمیں 7 لاکھ فلم بنا دیا گیا کہ آپ گن سکتے ہیں، خرچ نہیں کر سکتے. آپ ایران سے پائپ لائن نہیں لا سکتے، آپ تاپی پائپ لائن نہیں کر سکتے، آپ فلاں نہیں کر سکتے، آپ چائنا سے بجلی نہیں لے سکتے، آپ فلاں نہیں کر سکتے. اور ہم ان گھروں کے بارے میں سوچیں جو پاکستانی ہیں اور ہم سے اچھے اور زیادہ بہتر پاکستانی ہیں جن کے پاس وسائل نہیں ہے، اور شدید گرمی کے موسم میں جب 8-8 12-12 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے اور ان کے بچے ساری رات بلکتے ہیں. تو پھر میں خاص طور پہ میڈیا سے اور ان سیاستدانوں سے جن کو آج میں نے سنا ہے کہ ان کے پیٹ میں اتنا ہی مڑوڑ اٹھ رہا ہے چائنا کے آنریبل پریزیڈنٹ شی کے دورے کا اور 46 ارب ڈالر کے منصوبوں کا اور 3000 میگا واٹ بجلی کا جو انہوں نے دینے کا آج ایم او یو کیا ہے، اور بزنس کوریڈور کا، اور آپ کی جو بجلی کے باقی 8300 میگا واٹ کے منصوبے ہیں. آج ایسے لگ رہا تھا کہ وہ صاحبان جو ایک خاص چینل پہ بیٹھے ہیں، یہ میں آپ کے میڈیا کے توسط سے کہہ رہا ہوں، مجھے کسی کا کوئی بوجھ نہیں، وہ پاکستانی نہیں ہیں. وہ ان کی زبان اور ان کے پیٹ میں اتنا ہی درد ہے جتنا انڈیا ٹیلی ویژن کے پیٹ میں درد ہے. اب پاکستانی قوم کو سمجھ آ گئی ہے. مگر عمومی طور پہ تو میرے خیال میں بہت پازیٹیو میڈیا کا بھی رہا. میں آج دیکھ کے آیا ہوں پازیٹیو لوگوں کی بھی کہ جی وہ فلاں کو نہیں بلایا جی، وہ انہوں نے یہی نہیں کیا، مشترکہ مفادات کونسل نہیں بلائی جی. بڑے بڑے دانشور بیٹھے ہیں جن کو گھر میں 2 لفظ تک فرقے نہیں پڑھنے آتے، وہ بھی بڑی بڑی دانشوری جاٹ سے ہیں. بات یہ ہے کہ پاکستان مشکل حالات میں ہے، اور پاکستان کی تاریخ میں پہلے آپ اپنے اندرونی حالات دیکھیں جان صاحب کہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ یہ ہوا ہے کہ آپ کی سول اور ملٹری قیادت ایک پچ پہ ہے، ایک سوچ پہ ہے، ایک ویژن ہے، اور ایک ہی ویژن ہے کہ پاکستان کو اس مشکلات سے کس طرح نکالنا ہے. اچھا منان صاحب یہ بتائیں نا، بات وہی آ جاتی ہے کہ کیونکہ معاہدے تو ہو گئے، ایم او یوز تو ہو گئے، پہلے بھی ہوتے رہے. 2018 تک آپ کی حکومت کی مدت ہے. 2018 تک کتنے فیصد پیش رفت ہو جائے گی؟ کس نے آپ کو کہا 18 تک مدت ہے؟ لیٹس سے الیکشنز ہونے نا. ہم 28 تک رہیں گے. اچھا یہ تو عوام آپ فیصلہ کریں گے نا، آپ تو نہیں کریں گے. عوام ہمارے ساتھ. تو آپ مجھے فی الحال 2018 تک تو بتائیں. پہلے بھی عوام سے آئے ہیں، آئندہ بھی عوام سے آئیں گے. نہ ہم پہلے جعلی تھے نہ ہم آئندہ جعلی ہوں گے. ہمیں جعلی کہنے والے آج وہیں آ گئے ہیں. چلیں عوام تک کچھ چیزیں عوام پہ چھوڑ دیں نا. عوام پہ چھوڑا ہوا ہے نا. الیکشن 2018 میں آ رہے ہیں. بات یہ ہے کہ آج چائنا کے پریزیڈنٹ شی کی تقریر کا آپ نکال لیں وربیٹم، اور وربیٹم میں آپ ان کا ایک ایک لفظ پڑھیں. انہوں نے ترقی کا راز چائنا کا جو بتایا ہے وہ تسلسل میں بتایا ہے، کنسسٹنسی کا لفظ انہوں نے، پالیسیز میں حکومتوں کا نہیں، حکومتوں کا. چائنا کے یہ صاحب صدر جو ہیں، یہ ان کی پارٹی جب سے چائنا نیو چائنا واضح وجود میں آیا ہے اسی وقت سے. بہرحال چائنا کی پارٹیز اور پاکستان کی پارٹیز، میں ترکی کی بھی مثال دیتا ہوں سر. ترکی میں بھی جو موجودہ ترقی ہوئی ہے وہ بھی ان کی کارکردگی کی وجہ سے. اور کارکردگی دیکھیں، کارکردگی رزلٹ اورینٹڈ ہونی چاہیے. ہم نے بنیاد رکھ دی ہے، ہم نے بہتری کی طرف قدم بڑھا دیا ہے. ہم نے دنیا کا سیاست کا معیشت کا پورا نقشہ اللہ کے فضل سے بدل دیا ہے، اور جو لوگ نواز شریف کی باتیں کرتے تھے آج وہ منہ چھپائے پھر رہے ہیں. چلیں میں بریگیڈیئر صاحب کی طرف پہلے جاتے ہیں، پھر آخر میں ہم آئیں گے ذرا اس کا معاشی پہلو بھی دیکھیں گے. بریگیڈیئر صاحب کتنی بڑی اور کتنی مضبوط بنیاد رکھ دی ہے، جیسے کہ منان صاحب کہہ رہے ہیں ہم نے بنیاد رکھ دی ہے، تو یہ کتنی بڑی اور کتنی مضبوط بنیاد ہے؟ اور کیا پاکستان واقعی اس چینی صدر کے دورے کے بعد دنیا کے نقشے پہ ایک نئی انویسٹرز کی ڈیسٹینیشن کے طور پہ یا اٹریکشن کے طور پہ سامنے آیا ہے؟
کیا کچھ امیج بدلا ہے پاکستان کا؟ دیکھو جہاں تک چائنا کی پالیسی کا تعلق ہے تو چائنا کا پالیسی ہجمانک نہیں ہے. چائنا کی پالیسی ایک قسم کے کولونیلزم کی نہیں ہے. چائنا کی پالیسی جب امداد دیتے تو اس کے ساتھ سٹرنگز اور اس کے ساتھ سینکشنز کی نہیں ہے. چائنا کی پالیسی یہ ہے کہ خود بھی ترقی کرے اور اپنے ساتھ جو پڑوسی ہے ان کی بھی ترقی کرائیں, اور اس ترقی میں جب پورا خطہ شامل ہو جائے گا تو پھر چینی پاکستانی کا بھائی ہوگا, پاکستانی چینی کا بھائی ہوگا, دونوں کے مفادات مشترک ہوں گے, دونوں کے راستے کھلے ہوں گے, پیپل ٹو پیپل کنٹیکٹ ہوگا, اور اس پیپل ٹو پیپل کنٹیکٹ میں جو اقتصادی ترقی ہوگی اس سے سب بینیفٹ ہوں گے, جو اسٹریٹجک بینیفٹس ہوں گے اس سے سب بینیفٹس ہوں گے. اور یہ ترقی یہ صرف پاکستان کے گوادر پورٹ تک محدود نہیں ہے بلکہ یہ بیانڈ, اس کے بعد مڈل ایسٹ آتا ہے, اس کے بعد افریقہ آتا ہے, پھر یورپ آتا ہے, جو کہ ان کا سلک روٹ ہے وہ الگ ہے, اور جو لینڈ والا ہے یہ الگ ہے. تو چائنی پالیسیز کے حساب سے میں اگر دیکھا جاؤں تو ہم جتنے انٹرسٹڈ ہیں ہم سے 10 گنا زیادہ چائنیز انٹرسٹڈ ہے, اور جب وہ انٹرسٹڈ ہے تو دے مین اٹ. اگر ہم تھوڑے سے امپلیمنٹیشن میں کمزور ہیں تو میرے خیال میں وہ تھوڑا سا ہمیں تھپکی دے کر آگے بڑھائے گا. اور یہ جو اچھا یہ بتا دیں بریگیڈیئر صاحب کہ منان صاحب نے تو بظاہر تو انہوں نے کلیم کیا کریڈٹ, تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ نواز شریف صاحب کی شخصیت یا نون لیگ کی پالیسیاں جو ہیں ان کی وجہ سے چائنا اتنی بڑی سطح پر پاکستان میں آیا ہے, یا اس بین الاقوامی صورتحال کے اندر یا چائنا کے جو وسائل ہیں کی جو صورتحال ہے اس کو پیش نظر رکھتے ہوئے کوئی بھی یہاں پہ سیاسی جماعت ہوتی تو اتنے بڑے معاہدے ہو سکتے تھے؟ دیکھو اس کا ایک بیک گراؤنڈ ہے, اور وہ بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ پاکستان پہلا ملک تھا اس نے خود کہا کہ ریکگنائز کیا تھا. دوسرا, پاکستان ہی نے چائنا کو ایئر کاریڈور دیا تھا, اور پاکستان ہی تھا جس نے یونائٹڈ سیکورٹی کونسل میں اس کی حمایت کی تھی. ان کے بغیر کہتا ہے یہ سیکورٹی کونسل نامکمل ہے, اور یہ پاکستانی ہے جو ایک چائنا کے پالیسی کو پرسو کرتا رہا, اور یہ پاکستانی تھا جس نے کسنجر کو چھپکے سے 69 میں لے گیا تھا. تو یہ پالیسی بڑے تسلسل کے ساتھ اینٹ پر اینٹ رکھ کر چلی آ رہی ہے. اس کا نواز شریف صاحب کا کوئی کمال نہیں ہے. دیکھو نہیں, میں یہ نہیں کہتا اس کو کریڈٹ, میں ڈسکریڈٹ کسی کو نہیں دینا چاہتا. ٹھیک ہے ہو گیا, اچھی بات ہے اس وقت, لیکن ہم قوم کی بات کریں, ہم پورے پاکستانیوں کی بات کریں, ہم پاکستان جیسے نیشن کی بات کریں, اس پر سیاست نہ چمکا دے. ٹھیک ہے, بالکل صحیح, سیاست یہ میرے خیال میں کہ ایسی چیزوں پر نہیں ہونی, یہ بڑا ہمیں اس پہ سیاست نہیں چمکانی چاہیے. مزمل حسین صابری صاحب, آپ صدر ہیں اسلام آباد چیمبر آف کامرس کے, بزنس مین ہیں, ٹریڈر ہیں, یہ جتنے معاہدے ہوئے ہیں, جتنے بڑے بڑے پروجیکٹس ہیں, اقتصادی راہداری جب آئے گی تو کیا پاکستان کی معیشت اور پاکستان میں کاروبار پہ کیا آپ اس کا اثر دیکھتے ہیں؟ بسم اللہ اور خاص کر آپ کتنی توقع رکھ رہے ہیں کہ ان معاہدوں پر بر وقت عمل درآمد ہوگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں آپ کو بڑا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ہمیں اپنے پروگرام میں شرکت کا موقع دیا. دیکھیے جی, ان کا میرے خیال سے اس وقت پاکستان میں آنا ایک بہت بڑا اقدام تھا. میں کسی پارٹی سے تعلق نہیں رکھتا, لیکن میں اس کا کریڈٹ میاں صاحب کو ضرور دیتا ہوں. میں صرف آپ کو اس کی ایگزامپل اس طرح سے دوں گا کہ انہوں نے دسمبر میں آنا تھا تو ان کو یہ ری شیڈول کرنا پڑا, جو ہمارے ملک کے اس وقت جو حالات تھے, جو ہمارے سیکیورٹی کے ایشوز تھے. یہ میں خالی گورنمنٹ کو بہت بڑا کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے سیکیورٹی ایشوز کو بھی کلیئر کیا اور اپنے حالات کو بھی کنٹرول میں رکھا. ساری پولیٹیکل پارٹیز کو انہوں نے اپنے ساتھ ملایا. میں کہتا ہوں یہ بہت بڑی ان کی ایک قسم کی کامیابی ہے. دوسرا یہ کہ آپ بھی اچھی طرح جانتے ہیں کہ کسی ملک کی جو ریڑھ کی ہڈی ہے وہ ایک انڈسٹری. جب تک آپ کے پاس انفراسٹرکچر نہیں ہوگا آپ کی انڈسٹری کمپلیٹ نہیں ہوگی. اس وقت جو سب سے زیادہ آپ کو جو ایشوز ہیں آپ کے سامنے ہیں, دیٹس انرجی کرائسس. آپ کو بھی, ان کو بھی 2 سال ہو گئے آئے ہوئے, پچھلی حکومتیں بھی یہی ٹرائی کرتی رہیں کہ ہم کسی طرح سے ان ایشوز پہ کنٹرول کرتے رہیں, لیکن کوئی بھی اس کو پراپرلی کنٹرول نہیں کر پائے. اب جو یہ گورنمنٹ آئی, ان کے آنے سے کم از کم جو انڈسٹریلسٹ ہیں, جو بزنس کمیونٹی ہے, اس کو ایک چیز اشور ہو گئی کہ الحمدللہ کہ اب ہم درست سمت پہ, ٹریک پہ ہم چڑھ چکے ہیں. ان کے آنے سے یہ ایک بہت بڑا امیج ملا یہاں کی انڈسٹری کو بھی, باہر بھی ایک میسج گیا کہ اب پاکستان جو ہے دے آر آن دا رائٹ ٹریک ناؤ. باقی رہا جو آپ نے معاہدوں کی بات کی, تو
जैसे कि वो 30 अरब डॉलर तो सिर्फ आपके उन्होंने एनर्जी क्राइसिस के लिए ही उन्होंने इशू किए। मैं कहता हूँ अगर ये शुरू भी हो जाए अल्हम्दुलिल्लाह हमारे लिए ये भी काफ़ी है। चले एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं। मुजम्मिल साहब, हम बात कर रहे हैं कि क्या गवादर आने वाले वक्तों में खित्ते की सियासत और मईशत के हवाले से एक मरकज़ बनेगा। एक वक्फे के बाद वेलकम बैक। अपना अपना गिरबान में हम बात कर रहे हैं चीनी सदर के कामयाब दौरे के हवाले से। मनान साहब, चीनी सदर तो अब वापस चले गए हैं, अब इसके बाद एक फॉलो अप जो है बड़ा ज़रूरी है। और हमारे मुल्क पाकिस्तान में जो आपको पता है कि मुआहदे तो हो जाते हैं, MOU साइन हो जाते हैं, मगर फिर उसका फॉलो अप नहीं होता। तो कितनी आपकी हुकूमत इस सिलसिले में क्या इकदाम कर रही है कि जितने मुआहदों पर दस्तखत हुए हैं उनका बाकायदा फॉलो अप हो और ट्रांसपेरेंटली हर चीज़ ओपन हो? 3 दिन पहले वज़ीर आज़म साहब ने जो अपनी मुशावरती कमेटी ऑनरेबल प्रेसिडेंट शी के दौरे के सिलसिले में और MOUs के सिलसिले में बुलाई थी, उसमें एक बड़ा इम्पोर्टेंट फैसला हुआ है कि वीकली रिव्यू होगा, वीकली, हर हफ्ते, और हर हफ्ते एक वफद या उनका यहाँ आएगा या हमारा वहाँ जाएगा। ठीक है, ये तय हो गया है। और तकरीबन 10,000 के करीब हमारी आर्मी ने SPR का फैसलीज आ गया है। उन्होंने सिक्योरिटी के उन्होंने यकम को बंदे भेजने हैं और हमने अरेंजमेंट करना है यकम तक कि उनकी सिक्योरिटी का, जिसमें कमांडोज भी हैं, सारा बुनियादी तरजीहात, क्योंकि वो एक बड़ा खूबसूरत लफ्ज़ कह के गए हैं। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान ना सिर्फ हमारा अच्छा हमसाया है, हमारा दोस्त है, हमारा दरीना दोस्त है, हमारा मौसन है, हमें सबसे पहले तस्लीम करने वाला है और सिंगल चाइना का अलमबरदार है, बल्कि ये आज से हमारा स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। ये एक मेरा ख्याल है पाकिस्तान के दुश्मनों के लिए एक बड़ा खौफनाक। इसके बारे में हम ब्रिगेडियर साहब से बात करेंगे, लेकिन आपसे जो सवाल वही है कि फॉलोअप के हवाले से अब आपने जैसे कहा कि अब सिक्योरिटी फोर्स भी एग्रेस कर दी गई है, 10,000 फौजियों पर मुश्तमिल। तो एक तरफ हम दुनिया को पैगाम दे रहे हैं कि पाकिस्तान सरमायाकारी के लिए बेहतरीन मुल्क है, चाइना 46 अरब डॉलर सरमायाकारी लगा रहा है। दूसरी तरफ हम दुनिया को क्या पैगाम दे रहे हैं कि यहाँ पे सरमायाकारों की हिफाजत हमारी फौज करेगी। तो मतलब इसको इतना पब्लिसाइज करना कि हर सरमायाकार के लिए हमारी फौज उसको मेरी बात सुन, दुनिया के 70% ममालिक में जो की इंस्टॉलेशन है उनकी हिफाजत फौज करती है। ठीक है, की अमेरिका में भी करती है, लेकिन जो बंदा प्राइवेट लोग हैं, ये की इंस्टॉलेशन है सर। नहीं, जो प्राइवेट सरमायाकार हैं, नहीं सर, इसको जरा आप क्लैरिफाई कर। ये जो पावर प्रोजेक्ट है, ये जो बिजनेस कॉरिडोर है, ये जो गवादर है, ये सारी की इंस्टॉलेशन है। और हमारी अपनी जो पुरानी की इंस्टॉलेशन है सर, हमारा पूरा मुल्क की इंस्टॉलेशन है, हमारे पूरे मुल्क की हिफाजत फौज की हम जो उनके लिए, अगर आप इसको माशी एक्टिविटीज से जब जोड़े, बदकिस्मती सर हुई कि बलोचिस्तान में और KPK में 15-16 चाइनीज इंजीनियर अगवा भी हुए और कत्ल भी हुए, और सबसे खौफनाक वाकया K2 के करीब पेश आया। तो बात यह है कि जब दुनिया में एक पैगाम आपके बारे में गया हो दहशत गर्दी का, तो दुनिया के आदमी जो हैं, जो डेवलपमेंट के लिए आएंगे, आपके इन्वेस्टमेंट के लिए आएंगे, वो आपसे सिक्योरिटी तक मांगेंगे ना, कत्ल होने के लिए तो नहीं आएंगे ना। और एक बात मैं ब्रिगेडियर साहब से बिल्कुल मुत्तफिक हूँ कि बुनियाद पहले दिन से रखी गई थी, दोस्त की थी। जनरल अयूब खान साहब को भी क्रेडिट जाता है, भुट्टो साहब को भी क्रेडिट जाता है, लेकिन उसका जैसे बम बनाने वाले और थे, धमाका करने वाला नवाज शरीफ था, रास्ता बनाने वाले और थे, फल खाने वाला फल खाने वाला कोई। मुजम्मिल साहब, ये तजारत के तवाज़ुन के हवाले से हम बहुत बात सुनते रहते हैं पाकिस्तान और चीन में। अब 20 अरब डॉलर तक ले जाने की बात हो रही है, तो अभी तक तो 12-13 अरब डॉलर तो जो था, तो तजारत का तवाज़ुन तो बड़ी बुरी तरह पाकिस्तान के खिलाफ था। तो आप जैसे ताजरों को चाइना में कारोबार करने की कितनी सहूलत है और इस तवाज़ुन को आप कैसे बेहतर होता देख रहे हैं? सर देखें, यहाँ पे इस वक्त जो चाइना हमारे साथ कर रहा है, हमारे इस महीने में कोई 4-5 डेलीगेशन आए चाइना से। इस वक्त वो चाह रहे हैं कि सिर्फ वो इंडस्ट्री नहीं लगाना चाह रहे यहाँ पे, वो अपनी टेक्नोलॉजी भी यहाँ पे ट्रांसफ़र करना चाह रहे हैं। ये दुनिया के मेरे ख्याल वाहिद मुल्क होगा कि जो पाकिस्तान की इतनी बड़ी फेवर कर रहा है। इससे पहले जितनी भी इंडस्ट्रीज यहाँ पे लगती रही है, कोई भी किसी ने भी अपनी टेक्नोलॉजी यहाँ पे ट्रांसफ़र नहीं की। ये चाह रहे हैं कि जी हमें आप इंडस्ट्रियल जोन दें, फ्री जोन दें, हम यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, यहीं पे पाकिस्तान की लेबर उसमें इन्वॉल्व होगी। आपके यंग इंटरप्रेन्योर के यहाँ पे काफ़ी मतलब जॉब अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पे मिलेंगी।
मैं कहता हूँ इस वक्त जो हमारी सिचुएशन चल रही है आपके सामने है कि हमारे जो इंटरप्रेन्योर यंग इंटरप्रेन्योर हैं बेचारे सारे जॉबलेस बैठे हुए हैं, उनको बड़ा इससे फ़ायदा होगा। नहीं, लेकिन जो हमारी लोकल इंडस्ट्री है, मिसाल के तौर पे इलेक्ट्रॉनिक्स की इंडस्ट्री जो है जितनी भी है, जैसे IT के अंदर वो आना लेकिन चाह वो रहे हैं, कितना इफेक्ट होगी लोकल इंडस्ट्री हमारी अगर हम इतना ज्यादा उनको इसमें दो चीज़ें सर। ठीक क्या उसका असर क्या पड़ेगा? सर इस वक्त जो हमारी लेबर है दुनिया में सबसे सस्ती लेबर, ठीक है। दूसरा वो हमारी लेबर बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क है। अब चाइना को भी अब इस वक्त मैं फ्यूचर में जाके बस ये उनको भी जो प्रॉब्लम फेस हो रही वो लेबर की हो रही, क्योंकि लेबर अब ज़रा एक्सपेंसिव होती जा रही है। तो इसका बेनिफिट भी पाकिस्तान को मिलेगा अगर वो इंडस्ट्री पाकिस्तान में अपनी शिफ्ट करते हैं और हमारी भी लेबर उसके अंदर इन्वॉल्व होती है। देखिए एम्प्लॉयमेंट की हद तक तो ठीक है ना, ठीक है ना। मैं कह रहा हूँ कि जो हमारी लोकल इंडस्ट्री है, जी जी, जो इंडिजिनस जो सर पुरानी इंडस्ट्री तो आपको पहले देख लें आपकी 10% रह गई फैसलाबाद। अब ये जो नई इंडस्ट्री लेके आना चाह रहे हैं चाइना से पाकिस्तान के अंदर, जो वो शिफ्ट करेंगे तो ज़ाहिर है उसका बेनिफिट तो पाकिस्तान को होगा। आपका सेंट्रल एशिया के अंदर ये यहीं से भी वो हमसे ये चाह रहे हैं कि हमें आप लैंड वगैरह दे दें, डेवलपमेंट वगैरह हर चीज़ वो खुद करने को तैयार है, अपनी टेक्नोलॉजी यहाँ पे ट्रांसफर करने को तैयार है। उनको क्या है कॉरिडोर मिल जाएगा यहाँ से और ये एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। और इन सारी एक्टिविटीज जब ये होंगी तो कितना एम्प्लॉयमेंट पे, कितना एम्प्लॉयमेंट मार्केट पे क्या इसका इम्पैक्ट देगा? सर मेरे ख्याल से तकरीबन लाखों में इसमें लोगों को जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। जिस वक्त हमारी लेबर फारग बैठी हुई है आपके सामने, इसकी आपने जनरेशन देख लें, मतलब आपके टैक्स के रेवेन्यू कितने जनरेट होंगे इसके अंदर, फिर आपकी हर चीज़ में आपकी मतलब इसके अंदर इन्वॉल्व हो जाती है, आपकी लेबर से लेके टेक्नीशियंस तक इसके अंदर आपके माशाल्लाह। अच्छा, और जैसे मैंने शुरू में आपसे पूछा था कि पाकिस्तान के जो बिजनेसमैन हैं जो अपनी चीज़ें चाइना में जाके बेचते हैं, उनके लिए क्या सूरत हाल है? वो जितना हम उनको फैसिलिटेट तो करते हैं, बिल्कुल, और जब हम कह रहे हैं कि ट्रेड बैलेंस हमने बराबर करना है, तो ये इम्बैलेंस क्यों था और ये कैसे सही होगा? सर इम्बैलेंस इस वजह से हो रहा था कि हमारे पास आपको पता है सबसे बड़ा एनर्जी क्राइसिस है। हमारे पास कोई ऐसी चीज़ ही नहीं कि हम उनको वो सॉय एग्रीकल्चर के, कॉटन की और कोई चीज़ हमारे पास ऐसी थी नहीं कि जो हम जाके उनकी मार्केट को कम्पीट कर सकें। इस वक्त जो है हमें सबसे पहले अपनी एनर्जी जो है उसको पूरा करना है, ताकि हम अपनी इंडस्ट्री जो हमारी इस वक्त बंद पड़ी हुई है उसको दोबारा से हम रिवाइवल की सिचुएशन में लेके आएँ, ताकि इस मुल्क की कम से कम कुछ पहिए हम दोबारा से उनको चला सकें। सबसे इम्पोर्टेंट तो हमारी ये सबसे जो इस वक्त हमारा जो रिव्यू है, आप समझ लें कि जो हमारा पॉइंट ऑफ व्यू है वो फोकस कर रहा है इसी चीज़ के ऊपर, एनर्जी के वाले, ठीक है, एनर्जी के वाले से। अगर वो हमारा मेन इशू सॉल्व हो जाता है तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर आगे तो आपके पास कॉरिडोर है, फिर सेंट्रल एशिया के अंदर है बहुत बड़ा बेल्ट है जिसको आप कम्पीट कर सकते हैं। बगैर सब मनान साहब ने भी जिक्र किया है, चाइनीज प्रेसिडेंट ने भी अपनी तकरीर में, ये जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की अब बात हो रही है, स्ट्रेटेजिक पार्टनर तो पहले भी थे चाइना के साथ, तो ये स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में कोई इशारा ऐसा भी है कि चाइना की फ्यूचर में गवादर में या पाकिस्तान में उनकी मिलिट्री प्रेजेंस का भी कोई इम्कान मौजूद है, या उनकी प्रेजेंस जो है सिर्फ इकोनॉमिक से हटके रीजन की सिक्योरिटी के हवाले से भी हो सकती है? देखिए इसके कोई 3-4 डायमेंशन है। एक डायमेंशन तो ये है कि फौजें जब लड़ती है या सिक्योरिटी का जो एस्पेक्ट पहला जो देखा जाता है वो होता है लॉजिस्टिक्स, और चाइना एनर्जी के लिहाज से स्पेशली ऑयल पर डिपेंडेंट है, मिडिल ईस्ट पर और कुछ अफ्रीका पर, और यहाँ से 70% ऑयल जाता है, और 70% ऑयल जो है वो मलाका के स्ट्रेट के थ्रू 10,500 किलोमीटर, फिर 4,000 किलोमीटर इनलैंड, फिर वेस्टर्न चाइना आता है। अब उनको एक रूट मिल गया जिस पर रोड भी है, जिस पर रेल भी है, जिस पर पाइपलाइन भी है, जिस पर फाइबर ऑप्टिक्स भी है, जिस पर इंडस्ट्री भी है, जिस पर सिक्योरिटी भी है, और जो सबसे शॉर्ट हॉप अप है 2-3 हज़ार किलोमीटर। तो मेरे ख्याल में कि एक एश्योर्ड रूट ऑफ सप्लाई और लॉजिस्टिक्स, इट इज ए स्ट्रेटेजिक मतलब है कि एडवांटेज टू चाइना, एंड ऑयल इज अ स्ट्रेटेजिक रिजर्व। दूसरी बात, अगर इस रूट के साथ अगर स्ट्रेटेजिक रिजर्व मेंटेन हो जाते हैं 3 से 6 महीने के तक, तो मेरे ख्याल में पूरे एशिया, ईस्टर्न एशिया और फार ईस्ट एशिया, जापान, कोरिया वगैरह, वो अगर कोई भी क्राइसिस हो मिडिल ईस्ट में या स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में या मेडिटेरेनियन में, उससे इफेक्ट नहीं होगा। हम तो अपना तेल नहीं पूरा कर सकते, कभी-कभी पेट्रोल पंप बंद हो जाते हैं, और कहाँ हम पूरे ईस्ट एशिया के लिए स्ट्रेटेजिक रिजर्व बनने जा रहे हैं। कर सकते हैं। और पाकिस्तान को बिलियंस ऑफ डॉलर्स सिर्फ इस ट्रांजिट से मिलेगा।
फिर अगली बात जो ये है कि देखो, जब आपका लॉजिस्टिक रूट खुला हो, अगर आपका क्वारंटीन भी हो जाता है, इंडिया की ब्लू वाटर नेवी है, तो हमारा रूट चाइना के साथ खुला है, जिससे हमें हर किस्म का जो हमारा है भाई JF-17 है, खालिद टैंक है, APCs है, इसके अलावा आपके जो फ्रिगेट्स हैं, इसके बहुत सारा जो हम उनके साथ असला के लिहाज से न्यूक्लियर फील्ड में हम बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है, तो हमारे लिए एक रूट खुला है। हम उनके स्ट्रेटेजिक डेप्थ है, वो हमारा स्ट्रेटेजिक डेप्थ है, तो ये बहुत बड़ी बात है। और अगली बात ये है कि ये रूट जहाँ से गुजरता है उससे सबसे ज़्यादा तकलीफ इंडिया को हो रहा है। उससे हमें जो मल्टीपल रास्ते मिलते हैं पूरे सेंट्रल एशिया के कार रीजन को, वो कार रीजन पूरा इस रूट से कनेक्ट हो जाता है। आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं एक स्वात के जरिए, आप उसको कनेक्ट मलाकंड से, आप उसको कनेक्ट कर सकते हैं दर खैबर से, आप कनेक्ट कर सकते हैं उसको तेरी मैंगल से, आप कनेक्ट कर सकते हैं इसको गुलाम खान से, आप कनेक्ट कर सकते हैं अंगूर अड्डा से, आप कनेक्ट कर सकते हैं जोब से, कोयटा से। पूरा जाल है, पूरा एक जाल है जो कि पूरा सेंट्रल एशिया तक किया जाता है। और फिर RCD हाईवे जो है उसके जरिए आप तुर्की और ईरान को भी इसमें दरमियान में ला। अच्छा, इंडिया को एक और भी कंसर्न है, उनके मीडिया पे बार बार आ रहा है कि सर क्रीक के करीब कोई एक सिटी पूरा डेवलप करने का मुआहदा हुआ है चाइना के साथ, तो वो क्या वो जेन्युइन कंसर्न है उनकी? 70 किलोमीटर के फासले पे, तट्टा में 90 किलोमीटर के फासले पर राजस्थान से एक सिटी वो डेवलपमेंट कर रहा है, और वो होगी बेसिकली डिजिटल सिटी। और वो डिजिटल सिटी सिटी होगी IT की, वहीं पे वो टेक्नोलॉजी जिस तरीके से उनका एक मतलब है कि IT सिटी थी बंगलोर, इसी तरीके से एक पाकिस्तान में डेवलप हो रहा है। तो ये कंपटीटर एक सामने आ रहा है, कंपटीटर आ गया, यानी काउंटर वो आ गया, बैलेंस आ गया। और दूसरी बात ये कि अगर वहां से सिरी क्रीक करीब है, वहां से अगर डिस्प्यूटेड एरिया या स्पेशली राजस्थान जहां पर टैंकों की बहुत बड़ी लड़ाई मतलब पाकिस्तान और इंडिया के कंटेस्ट में देखा जाए, और वहां पर चाइनीज आ जाते हैं और वो अपने स्टेक्स उधर डाल देते हैं, तो डेफिनेटली अपने स्टेक्स को प्रोटेक्ट करने के लिए लोग इक़दाम भी लेते हैं। चाइनीज गवर्नमेंट जो है अपने सिटीजन्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। एक बात और बात करना चाहता हूँ कि मोदी साहब जब वो ओबामा साहब के कप में चीनी डालते हुए और वो चमचे को हिला रहे थे, तो हमें तो तकलीफ नहीं थी। लेकिन यहाँ पर अगर इस किस्म की बात हुई तो पता नहीं, ग्रेट इंडिया, ग्रेट डेमोक्रेसी, बड़ी फौज, और उन्होंने तो एक चम्मच चीनी डाली थी, हमने तो पूरा कप ही चीनी। हम चीनी है। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, और ब्रेक के बाद ये दिलचस्प गुफ्तगू जारी रहेगी। वेलकम बैक। अपना गिरबान में हम चीनी सदर के दौरे के हवाले से बात करें। बुरहान साहब, थोड़ा सा नॉलेज के लिए, आम लोगों के इल्म के लिए, कि ये जो हम इक्तिसादी राहदारी की बात कर रहे हैं, तो ये राहदारी कब तक मुकम्मल होनी है, और फिर इस राहदारी का कंट्रोल किसके पास होगा, और इससे राहदारी से मुआशी फ़ायदे क्या, पाकिस्तान का कितना हिस्सा होगा, और चाइनीज़ हुकूमत का थोड़ी सी कुछ मालूमात देना चाहेंगे आप? देखें जी, अकॉर्डिंग टू MOU जिस पे चाइनीज प्रेसिडेंट ने और दस्तखत किए हैं हमारी तरफ से, हमारे प्लानिंग डिवीज़न ने, एहसन इकबाल साहब ने, उसमें ये है कि ये 50-50% होगा। ज़मीन हम प्रोवाइड करेंगे, लैंड, और डेवलपमेंट वो करेंगे। और उसके बाद इस पे जो टॉल टाइप है, जस्ट लाइक मोटरवे या जस्ट लाइक जो इजिप्ट ले रहा है नहर सवेज का, वो दोनों मुल्कों में या दो कंपनियां जो हमारी होंगी, चाहे गवर्नमेंट हों या सेमी गवर्नमेंट हों, वो 50-50% के हिसाब से बराबर का हिस्सा होगा। और ये जो इसके लिए वो लोन देंगे ना, ये लोन देंगे, और वो लोन रिकवर करेंगे। वो कंपनी लोन भी एडजस्ट कराएगी और वो कंपनी नफा भी लेगी। अच्छा, वो जो टोल टैक्स होगा लोन उसमें एडजस्ट होगा? उसमें एडजस्ट होगा। जैसे हमने ये कितने अरसे के लिए डैवो का हमने जैसे, ये टोल कलेक्शन कितने अरसे के लिए होगी? ये 20 साल के लिए होगी जी। 3 साल में ये सड़क मुकम्मल होगी इंशाअल्लाह। होपफुली ये 18 में हम इसको मुकम्मल करने का मंसूबा कर रहे हैं। ठीक है। और चाइनीज जो हैं वो अपनी तकरीबन 8-10 हज़ार वर्क फोर्स और इंजीनियर भेज रहे हैं, और तकरीबन 10 लाख आदमी पाकिस्तानी इसमें ऑन ग्राउंड काम करेगा।
10 लाख 10 लाख। एक प्रोजेक्ट फैसलाबाद में मेरे शहर में शुरू हुआ है जी, फेडमैक में, इंडस्ट्रियल स्टेट में। शेंडांग रुई एक ग्रुप है चाइना का, जो कि लार्जेस्ट मेडअप्स का एक्सपोर्ट का ग्रुप है, और जापान की तमाम मार्केटों में उनका बहुत ज़्यादा होल्ड है। तो उन्होंने प्रोग्राम ये बनाया हुआ है कि तमाम मेडअप्स जो हैं वो फैसलाबाद में तैयार किए जाएं। 1000 एकड़ गवर्नमेंट पंजाब ने उनको जगह दी है जी, सब्सिडाइज रेट पे। हमने अपने इंडस्ट्रियलिस्ट को वो जगह दी थी 70 लाख रुपए एकड़ के हिसाब से, उनको दी है 28 लाख रुपए एकड़ के हिसाब से। लेकिन उन्होंने साथ ये किया है, जो बेसिक प्रॉब्लम है, क्योंकि इस वक्त आपका मुल्क पिछले 15 सालों से, मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं, मसाफरी साहब मेरे भाई भी बैठे हैं, आपकी अपनी इंडस्ट्री डिफॉल्ट पे चली गई है टेक्सटाइल। क्यों चली गई है? एनर्जी क्राइसिस की वजह से। और जब आपकी अपनी इंडस्ट्री मिल नहीं चला सकती तो चाइना यहाँ इंडस्ट्री लगा के किससे चलाएगा? तो वो हर यूनिट के साथ, मैं थोड़ा क्लियर कर लूँ, फैसलाबाद में 235 मेगावाट के 2 यूनिट भी वही कंपनी लगा रही है। और इस तरह हर जगह जहां भी वो हम इंडस्ट्रियल स्टेट्स बनाएंगे, वो चाइना सिटी के नाम से इंडस्ट्रियल स्टेट बनाना चाहते हैं, और वहां पावर का जो यूनिट होगा वो भी अपना, वो इंडिपेंडेंटली एक्सक्लूसिवली उन्हीं के लिए डेडिकेटेड पावर यूनिट होगा। थोड़ा सा इक़्तिसादी इरादारी के हवाले से पिछले दिनों काफ़ी सियासी तनाज़ा भी हुआ, पार्लियामेंट के अंदर एहतजाज भी हुआ, तो आप थोड़ा सा, मेरे ख्याल में सूरत हाल तो वाज़ेह हो गई है, आप बता देंगे। कल मौलाना फजलुर रहमान साहब ने हाउस में कहा था कि हमारे तमाम जो शकूक व शुबहात थे वो दूर कर दिए गए हैं। बिजनेस कॉरिडोर को समझ की जरूरत है, ठीक है, और समझ लाल हवेली यूनिवर्सिटी में नहीं आती, समझ आती है ऑन ग्राउंड जहाँ माहिरीन बैठते हैं। नहीं तो लाल हवेली का जिक्र कहाँ से आ गया? इसलिए कि उस साहब को आदत है कि हम दूध पीने जा रहे हो तो वो कहते हैं ये इसमें भी कोई गड़बड़ है। वाकई दूध पीने ना, दूध तो हम पीते हैं जी, हम तो दूध धुले हुए हैं। अच्छा, नहीं वैसे क्या है, उनको एतराज है शेख साहब? बहुत रात का वो रो रहे थे, वो 3-4 टिश्यू तो मैंने उन्हें चैनल पे भेजे। अच्छा, बात यह है जी कि बिजनेस कॉरिडोर एक सड़क का नाम नहीं है, बिल्कुल। बिजनेस कॉरिडोर एक नेटवर्क है जो कि उन रास्तों को ग्वादर से मिलाते हुए कोयटा से भी मिलाएगा, डेरा इस्माइल खां से भी मिलाएगा, बलोचिस्तान में भी जाएगा। तो एक सड़कों का एक जाल होगा, एक जाल होगा। वो कोई एक सड़क नहीं है, एक सड़क पे 18 अरब डॉलर नहीं लगते। अगर हम सीधी सड़क बनाते ना तो वो महंगी से महंगी, तो 12 अरब डॉलर सुन रहे थे, अब 18 पे उसके जो सब्सिडरी है ना सारी 6 बिलियन मिला के 18 अरब डॉलर के। और सबसे जो खुशी की बात, सब्सिडरी मिला के 18, जो मेन ट्रंक रोड है वो 12 और ये मेन ट्रंक रोड कहाँ से गुजर रही है इसका बता दें। उसका नक्शा जो देखे मेरी बात, वो डेरा इस्माइल खान से, डेरा इस्माइल खान से वो कल मौलाना फजल रहमान की क्लियर हो गया। लेकिन बात ये है कि उन्होंने जो प्लानिंग की है, एक कौम दुनिया में तरक्की की मिराज पे चली गई है। कल कहते थे फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, आज वो कहते हैं अमेरिका हमारा 3000 अरब डॉलर का मकरूज है। ये बात ठीक है कि नहीं? ठीक है, बिल्कुल। वो जो पहुंचे हैं उन्होंने पिछले 2 साल सर इसका सर्वे किया है। आपकी एक एक शहर, एक एक कोना, एक एक गांव उन्होंने जाना है। उन्होंने भी देखना है कि हमारे पास लेबर अवेलेबल कहाँ होगी, सोर्सेज अवेलेबल कहाँ होंगे, ट्रांसपोर्टेशन अवेलेबल कहाँ होगी, और अमन व अमान कहाँ कहाँ होगा। और उनको लाहौर पसंद आया वैसे? नहीं, लाहौर से तो जा ही नहीं रहे सर, ये बिजनेस कॉरिडोर लाहौर से नहीं जा रहा। वो जो बेसिकली नेटवर्क कंप्लीट कर रहे हैं वो पहला वो उस सड़क को कर रहा है जो पाकिस्तान अपने वसाइल से लाहौर कराची मोटरवे बना रहा है, उस सड़क उसको वो कनेक्ट करेगा। लेकिन लाहौर फैसलाबाद के करीब करीब नहीं जा रहा बिजनेस कॉरिडोर। ये वैसे बातें हैं, शुरू में आया था प्रोपेगेंडा, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। आप अगला प्रोग्राम रख ले, मैं नक्शा लेकर आ जाऊंगा जो प्लानिंग डिवीजन ने चाइनीज के साथ फाइनल किया है, उसको आप चेक कर। चलें, ठीक। अच्छा मुज़म्मिल साहब, 10,000 चाइनीज अभी जैसे इन्होंने बताया कि इन मंसूबों पे कॉरिडोर के समेत जो है आएंगे। जी जी जी। तो और जाहिर बात है चाइनीज जब भी पाकिस्तान आते हैं, चाहे किसी मकसद के लिए आए,
تو کچھ نہ کچھ تو چائنیز کموڈیٹیز یہاں پہ لا کے وہ سیل کر ہی دیتے ہیں. تو اس کا اوور آل مطلب ہماری اکانومی پہ کیا اس وقت جو چائنیز گڈز آ رہی ہیں بہت ساری گڈز اسمگلڈ بھی ہیں, نان ڈیوٹی پیڈ بھی ہیں, بالکل. تو ابھی اگر اتنے چائنیز کے ساتھ ہمارا یہ اکانومی پہ اثر پڑ رہا ہے تو جب 10,000 چائنیز آئیں گے تو وہ ساتھ کیا کیا لا سکتے ہیں اور اس کا آپ کے کاروبار اور لوکل بزنس پہ کیا فرق پڑے گا؟ دیکھیں جی, سوچنے کی بات یہ کہ اگر وہ 10,000 چائنیز یہاں پہ آپ کے کہنے کے مطابق آئیں گے, صاحب کہہ رہے ہیں جی, وہ صرف اپنی وہی چیزیں نہیں لائیں گے جو لوکل ڈیلی کی اشیاء جو استعمال ہوتی ہیں, ظاہر ہے وہ بھی وہ یوز کریں گے, وہ تو لوکل ہی استعمال ہوں گی نا. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ وہ پورے 2 سال کی یا سال کا اپنا راشن پانی سارا اٹھا کے وہ یہاں پہ لے کے آئیں گے. کچھ نہ کچھ تو پاکستان کا استعمال کریں گے ہی, ٹھیک ہے نا. وہ گھروں میں رہیں گے, ٹھیک ہے, ان کو جہاں پہ گھر جو ہیں آپ مطلب ان کو رینٹڈ ہاؤس چاہیے ہوں گے, گاڑیاں جو وہ استعمال کریں گے, 100 چیزیں آپ کی مطلب آپ کی اچھی خاصی انڈسٹریز میں انوالو ہو جاتی ہے. تو وہ لوکل آئٹمس ہی میرے خیال سے یوز میں آئیں گی. آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے بزنس کو بوسٹ ہی ملے گا؟ اچھا ملے گا, بہت اچھا میرے خیال سے اس کو بوسٹ ملے گا. جو اس وقت ہماری, کیونکہ ہماری پرچیزنگ پاور تو آپ کے سامنے اس وقت کیسی جا رہی, تو میرے خیال سے ان کے یعنی وزٹر ہی ہوں گے نا وہ پاکستان کے, تو ایک قسم کا آپ کا وہ فارنر ریونیو بھی آپ کے پاس جنریٹ ہوگا, اس کا بھی بینیفٹ ملے گا گورنمنٹ کو. چلیے بغیر سب چلیں, یہ تو معیشت کی بات ہوگی. اگر ہم واپس اسٹریٹجک پارٹنرشپ کی طرف آئیں تو اسپیس کے ریسرچ کے لیے بھی, فیوچر کے لیے انہوں نے ایک سینٹر قائم کرنے کی بات کی ہے, میرین ریسرچ سینٹر کی بھی بات کی ہے. تو یہ کس قسم کا اسٹریٹجک ریلیشن ہے, اور کیا یہ صرف سیکورٹی کے ایریاز میں ہوگا؟ بٹ آبویسلی سائنٹیفکلی ابھی یہ بڑا امپورٹنٹ ہے سائنٹیفک ریسرچ کے لیے بھی کہ پاکستان اور چائنا کی گورنمنٹس میں اور سائنٹسٹ میں کوآپریشن ہو. تو یہ کس حد تک جو ہے یہ پریکٹیکیبل ہے, اور کتنا پاکستان کے لیے اس میں کیا ہے؟ دیکھو, دنیا کی سب سے بڑی انڈسٹری ہے وہ ہے ڈیفنس انڈسٹری, اور ڈیفنس انڈسٹری کے لحاظ سے دیکھیں تو اس میں آج کل ڈیفنس انڈسٹری صرف گن تک محدود نہیں ہے, وہ ڈیجیٹل اور شارپ وار کی طرف جا رہے ہیں, اور اس میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو کہ انڈسٹری سے بوسٹ لے کر پھر وہ ڈیفنس میں کنسنٹریٹ کر دیتے ہیں. تو چائنا کا جو انڈسٹریل بیس ہے اسی سے فائدہ اٹھا کر پاکستان میں اگر وہ انڈسٹریل بیس بن جاتا ہے, جس طریقے سے میرے خیال میں کہ انڈیا کے مقابلے میں دیکھو تو ہم نے آج بہت خوبصورت لگ رہا تھا کل بھی اور آج بھی, جب ہمارے F-17 جو جوائنٹ پروجیکٹ ہے اور یہ F-16 کے مقابلے میں ایک چیپر ایئر کرافٹ اور اس سے بہتر مینیوربلٹی والا اس کو اسکاٹ کر رہا ہے. تو یہ دونوں کی مطلب ہے کہ پریکٹیکل مینیفیسٹیشن آپ اس کو کہہ دیں اس پارٹنرشپ کی, اس اسٹریٹجک پارٹنرشپ کی. دوسری بات یہ آ جاتی ہے کہ جب وہ یہ آپس میں مشقیں ہوں گی, ان کے فوجی ادھر آئیں گے, ان کے نیوی کے لوگ ادھر ایکسرسائز کریں گے, ان کے کمانڈوز ادھر آئیں گے, اور پھر دونوں کے سیکیورٹی کنسرنز ایک ہوں گے. جس طرح بتایا گیا کہ چائنا کی حفاظت یا سیکیورٹی ہماری حفاظت ہے یا ہماری ذمہ داری ہے. تو میرے خیال میں یہ بہت بڑی سٹیٹمنٹ ہے, اور ایک ایسے سپر پاور جو کہ سیکیورٹی ممبر, اس کا کونسل کا ممبر بھی ہے, اور دوسری طرف پر سب سے بڑی فوج وہ رکھتی ہے اور بڑی انڈسٹری لگتی ہے. تو وہ اگر پاکستان کے ڈور سٹیپ پر اس قسم کی کمٹمنٹ کر دیتے ہیں تو ظاہر ہے کہ اس سے پاکستان کے دشمنوں کو اور اسپیشلی گیم سپوائلر کو بہت زیادہ تکلیف ہوگی. اچھا, یہ گیم سپوائلرز کیا کر سکتے ہیں, کیا ممکنہ خطرات ہیں پاکستان اور چائنا کے درمیان ان جوائنٹ پروجیکٹس کے لیے؟ گیم سپوائلر کے لیے سب سے پہلے جو آج ISPR کے آیا کہ ہم ایک اسپیشل ڈویژن بنا رہے ہیں تاکہ اس کی پروٹیکشن, تاکہ یہ نہ ہو کہ لوگ ڈر جائیں یا وہ ہو جائے کہ لا اینڈ آرڈر سچویشن کریٹ نہ کرے. دوسری بات یہ ہے کہ ہمارا جو گوادر پورٹ ہے اس کے ساتھ ساتھ چابہار پورٹ انڈیا ڈیولپ کر رہا ہے, اور اس کے ساتھ ریلوے اور روڈ نیٹ ورک ٹورڈز کار ریجن افغانستان کے تھرو وہ کرا رہا ہے. تو یہ اوور لوپ کرنا چاہتے ہیں ہمارے گوادر پورٹ پر. تیسری بات یہ ہے کہ ہمارے مڈل ایسٹ کے بھائیوں میں یہ تاثر لا رہے ہیں کہ شاید پھر دو بھائی بیٹھ جائے گا, شاید ان کا پھر وہ ٹریڈ اس طریقے سے نہیں ہوگا. یہ کون تاثر پیدا کر رہا ہے؟ یہ انڈیا یہ کر رہا ہے. اور اگلی بات یہ ہے کہ جب چائنا کے قدم عربین سی میں ہوں گے اور انڈین اوشن کی اوپننگ, تو انڈیا انڈین اوشن کو اپنا سمجھتا ہے اور امریکہ نے یہ ان کے جھولی میں ڈال دیا ہے. اور اگلی بات, سب سے بڑی بات وہ یہ ہے کہ ایشیا پیوٹ
कि जो पॉलिसी है ओबामा की कि वो पैसिफिक में एशिया पिवट कायम करना चाहते और उस पिवट में इंडिया का नाम सर फहरिस्त है। तो अब वो पिवट जो है वो सुपरफ्लूज बन जाता है, बेमानी बन जाता है जब चाइना को इधर हॉट वाटर में एंट्री मिल जाती है। वो पैसिफिक पर फिर डिपेंड नहीं करता। तो इस तमाम जॉइंट वेंचर का ईरान पे क्या असर पड़ेगा और ईरान इसको कैसे देख रहा है इकोनॉमिकली और सिक्योरिटी मिलिटरीली पॉइंट ऑफ व्यू से? देखो, ईरान पर अभी तक सैंक्शंस थे, उसका तेल नहीं बिक रहा था और ये जो तेल चाइना ले रहा था ये सारा मिडिल ईस्ट से ले रहा था। अब जाहिर है कि उनको एक ऐसी ओपनिंग मिल गई जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज है, जिस पर ईरान का दावा है कि हम इसको यानी ब्लॉक कर सकते हैं, इस माइन कर सकते हैं, इसमें आग लगा सकते हैं। उस आग से ये रास्ता महफूज हो गया। तो उनकी वो जो एक पत्ता उनके पास था वो पत्ता उनसे निकल गया। कैसे? हाँ, मतलब चाइना की गवादर में प्रेजेंस जो है वो तो सिर्फ इकोनॉमिक फार ईस्ट के लिए ऑयल की सप्लाई एश्योर्ड हो गई। एश्योर्ड हो गई तो ऑयल प्राइसेस पर असर नहीं पड़ेगा जापान, और वो पैनिक नहीं कर लेकिन वो एश्योर्ड वही कि पाकिस्तान में पॉसिबल रिजर्वायर्स स्ट्रेटेजिक रिजर्वायर्स हों तो वो कंटिन्यूटी मार्जिन और एक टाइम, और अगर न भी हो तो फिर चाइना के जरिए ईस्ट कोस्ट के जरिए कोरिया और जापान को दिया जा सकता है। जी, ये बड़ी दिलचस्प बात है कि न सिर्फ ये कि इकोनॉमिक डायमेंशंस जो हैं नई पैदा हो रही हैं इस पूरे खित्ते के लिए, बल्कि सिक्योरिटी डायमेंशंस में भी एक नया इजाफा होगा चाइना का एज अ प्लेयर। टाइम थोड़ा बोल। प्रेसिडेंट शी ने अपनी तकरीर में 2 बिजनेस कॉरिडोर की बात की है, एक की नहीं की। हाँ, सेंट्रल एशिया एक सेंट्रल एशिया से उन्होंने थ्रू बांग्लादेश बर्मा किया है। अब आप देखें ना, मैं तो इतना माहिर नहीं हूँ, लेकिन ये इंडिया को उन्होंने किया क्या है, एक इधर आ रहा है एक इधर जा रहा है। हाँ, वो इंडिया तो यही परेशान है। इंडिया की जो हेजिमनी थी जो ओबामा बनाना चाहता, बहरहाल इंडिया भी एक बहुत बड़ी मार्केट है चाइना के लिए, और मेरे ख्याल में नहीं सर नहीं, हर चीज को हम अगर मैं साबरी साहब की इजाजत से बता दूं, उन्होंने इंडिया को पूरे अफ्रीका से फारिग कर दिया है। अमेरिकन कुछ नहीं हुआ सर, कर दिया बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से, बिजनेस की बात, इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से कंपटीशन तो है। उन्होंने इंडिया से मार्केट छीन ली अफ्रीका। चाइना के 4 कंसर्न्स इंडिया अगर पूरे नहीं करता, वो 4 डीज हैं। हाँ, वो जल्दी से डीज हैं। ट्रस्ट डेफिसिट है जी, और तिब्बत है, और दलाई लामा है, और बॉर्डर डिस्प्यूट है। और अगर कर लिए तो फिर पाकिस्तान का क्या होगा? साद नजीर साहब, जमल साहब, टाइम बिल्कुल खत्म हो गया। ये कि सबसे हमारी अच्छी जो बात इस मतलब दौरे में हुई कि हमें ये एनर्जी के अंदर लोन नहीं लेना पड़ा। ठीक है, ये वो खुद डायरेक्ट वो करेंगे और पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छी डायरेक्ट करेंगे वो। जी हाँ, बिल्कुल। बहुत शुक्रिया मुजम्मिल साहब और मनान साहब, आप तमाम मेहमानों का। बात सिर्फ इतनी सी है कि चीन के सदर के इस दौरे से न सिर्फ ये कि पाकिस्तान एक नए अंदाज में पूरी दुनिया में एक नए चेहरे के साथ आया है, बल्कि चीन के भी जो बैनुल-अक़वामी जो बिजनेस और माशी उनके मंसूबे हैं और जो अज़ाइम हैं वो भी सामने आ गए हैं। और यकीनन ये सिर्फ भारत जैसे हमारे पड़ोसी मुल्कों के लिए लम्हा फ़िक्रिया नहीं है, बल्कि अमेरिका और दूसरी जो ताकतें हैं, जो बिजनेस पावर्स हैं, उनके लिए भी ये एक लम्हा फ़िक्रिया है। अपना गिरबान से मतीउल्लाह जान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।